इस वीडियो में हम मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। मौर्य युग में कृषि अधिकांश जनता के जीवन का आधार थी। भूमि राजा तथा कृषक दोनों के अधिकार में होती थी। कृषक युद्ध तथा अन्य राजकीय कर्तव्यों से मुक्त रहने के कारण अपना सारा समय खेतों में ही लगाते थे। लोहे के उपकरणों के भारी मात्रा में प्रयोग के कारण उत्पादन बहुत अधिक बढ़ गया। इस काल में ही मूठदार कुल्हाड़ियों, फाल, हंसिए आदि का कृषि कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर प्रयोग आरंभ हुआ। राज्य की ओर से कृषि को प्रोत्साहन मिलता था। युद्ध के समय में भी सैनिकों को खेतों को हानि न पहुंचाने का आदेश रहता था। कृषि को क्षति पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़ों तथा पशु पक्षियों को नष्ट करने के लिए राज्य की ओर से गोपालक और शिकारी नियुक्त किए गए थे। अधिकाधिक बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया। भूमि बड़ी उर्वरा थी तथा प्रतिवर्ष 2 फसलें आसानी से उगाई जा सकती थी। देश अकाल एवं अभाव से मुक्त था। गेहूं, जौ, चना, चावल, ईख, तिल, सरसों, मसूर, शाक आदि प्रमुख फसलें थीं। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था थी। मैगसनिस लिखता है कि भूमि का अधिकांश भाग सिंचित था। कुछ पदाधिकारी नदियों का प्रबंध रखते थे ताकि उनसे पानी ठीक से नहरों द्वारा खेतों को पहुंचाया जा सके। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि सिंचाई की 4 विधियां थीं। हाथ द्वारा, कंधों पर पानी ले जाकर, मशीन द्वारा नदियों, तालाबों आदि से पानी निकालकर। सिंचाई की सुविधा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र प्रांत में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख से पता चलता है कि इस झील का निर्माण कार्य चंद्रगुप्त के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने प्रारंभ करवाया था तथा अशोक के राज्यपाल दुशासन ने इसे पूरा करवाया था। पशुओं में गाय, बैल, भैंस, बकरी, भैंस, गधे, ऊंट, सूअर, कुत्ते आदि प्रमुख रूप से पाले जाते थे। राज्य की ओर से चारागाहों को भी व्यवस्था थी। अर्थशास्त्र में पता चलता है कि चंद्रगुप्त के समय में पशुधन विकास के लिए एक विशेष विभाग था जो पशुओं के भरण पोषण एवं उनकी चिकित्सा आदि की समुचित व्यवस्था रखता था। मौर्य युग में व्यापार व्यवसाय की उन्नति हुई। मौर्य सम्राटों ने सड़कों के निर्माण तथा एकात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करके भारतीय उपमहाद्वीप में व्यापार को प्रोत्साहन दिया। आंतरिक तथा बाह्य दोनों ही व्यापार प्रगति पर थे। इस समय भारत का बाहरी व्यापार सीरिया, मिस्र तथा अन्य पश्चिमी देशों के साथ होता था। यह व्यापार पश्चिमी भारत में भृगकश तथा पूर्वी भारत में ताम्रलिप्ति की बंदरगाह द्वारा किया जाता था। बारबेरिकम नामक बंदरगाह सिंधु के मुहाने में स्थित था। यूनानी रोमन लेखक भारत के समुद्री व्यापार का वर्णन करते हैं। एरियन हमें बताता है कि भारतीय व्यापारी मुक्ता बेचने के लिए यूनान के बाजारों में जाते। व्यापारिक जहाजों का निर्माण इस काल का एक प्रमुख उद्योग था। यह राज्य के नियंत्रण में होता था, जो व्यापारियों को किराए पर जहाज देता था। नवाध्यक्ष नामक पदाधिकारी व्यापारिक जहाजों का नियंत्रण करता था। समुद्री मार्ग से आने वाली वस्तुएं यदि क्षतिग्रस्त हो जाती थी तो राज्य उन पर शुल्क नहीं लेता था या क्षति के अनुपात में उसे घटा देता था। अर्थशास्त्र में विदेशी सार्ववाहों यानी व्यापारियों के काफिलों का उल्लेख मिलता है। देश का आंतरिक व्यापार भी प्रगति पर था। इस समय देश के अंदर अनेक व्यापारिक मार्ग थे। एक मार्ग बंगाल के समुद्र तट पर स्थित ताम्रलिप्ति नामक बंदरगाह से पश्चिमोत्तर भारत में पुष्कलावती तक जाता था। इसे उत्तरापथ कहा जाता था, जिस पर चंपा, पाटलिपुत्र, विशाली, राजगृह, गया, काशी, प्रयाग, कौशाम्बी, कान्यकुब्ज, हस्तिनापुर, साकल एवं तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर स्थित थे। दूसरा मार्ग पश्चिम में पाटल से पूर्व में कौशाम्बी के समीप उत्तरापथ में मिलता था।
तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर में श्रावस्ती तक जाता था, जिस पर महिष्मती, उज्जैन, विदिशा आदि नगर स्थित थे। चौथा प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग बरगद से मथुरा तक जाता था, जिसके रास्ते में उज्जैनी पड़ता था। इस प्रकार उत्तरापथ तथा दक्षिणापथ के भूभाग व्यापारिक मार्गों द्वारा परस्पर संयुक्त कर दिए गए। व्यापार के ऊपर राज्य का नियंत्रण होता था। पणयाध्यक्ष बिक्री की वस्तु का सूक्ष्मता से निरीक्षण करता था। यह वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करता था ताकि व्यापारी जनता से अनुचित लाभ न कमा सके। व्यापारियों के लाभ की दरें भी निश्चित की गई थी तथा इससे अधिक लाभ राजकोष में जमा हो जाता था। व्यापारी स्थानीय वस्तुओं पर 5% तथा विदेशी वस्तुओं पर 10% का मुनाफा कमा सकते थे। देश के भीतर व्यवसाय एवं उद्योग धंधे काफी विकसित अवस्था में थे। कपड़ा बुनना इस युग का एक प्रमुख उद्योग था। अर्थशास्त्र के अनुसार मदुरा, अपरांत, कलिंग, काशी, पंग, वत्स तथा महिष में सर्वोत्कृष्ट प्रकार के सूती वस्त्र तैयार होते थे। अन्य वस्त्रों में दुकुल यानी श्वेत तथा चिकना वस्त्र तथा शोम एक प्रकार का रेशमी वस्त्र का भी उल्लेख मिलता है। चीन भूमि के कोशे यानी रेशमी वस्त्र तथा नेपाल के कंबल का उल्लेख मिलता है। चर्म उद्योग भी उन्नति पर था। एरियन ने भारतीयों द्वारा श्वेत चमड़े के जूते पहने जाने का उल्लेख किया है, जो काफ़ी सुंदर होते थे। बढ़ईगिरी भी एक प्रमुख उद्योग था। बढ़ई लकड़ियों द्वारा विविध प्रकार के उपकरण बनाते थे। कुम्हार की खुदाई में 7 बड़े एवं आश्चर्यजनक ढंग से निर्मित लकड़ी के चबूतरे प्राप्त हुए हैं, जिनसे काष्ठ शिल्प के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा धातुकारी का उद्योग उन्नति में था। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, शीशा, टीन, पीतल, कांसा आदि धातुओं से विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र, बर्तन, आभूषण तथा उपकरण बनाए जाते थे। तक्षशिला के भीर, टीले तथा हस्तिनापुर की खुदाइयों से हमें अनेक प्रकार के बहुमूल्य आभूषणों के प्रमाण मिले हैं। लोग धातुओं को गलाने की तथा शुद्ध करने की कला से भी परिचित थे। पाषाण तराशने का उद्योग भी अच्छी अवस्था में था। इस समय के एकाश्मक स्तंभ तथा पाषाण तराशने की कला की उत्कृष्टता के साक्षी हैं। साथ ही साथ 50 टन के वजन तथा लगभग 30 फीट से अधिक की ऊंचाई वाले स्तंभों को 500-600 मील की दूरी तक ले जाकर स्थापित करना मौर्यकालीन अभियांत्रिकी कुशलता को सूचित करता है। आज के वैज्ञानिक युग में भी आश्चर्य की वस्तु प्रतीत होती है। हाथीदांत से भी सुंदर एवं आकर्षक उपकरण तैयार किए जाते थे। इस समय विभिन्न खनिज पदार्थ बहुतायत से उपलब्ध है। अर्थशास्त्र में समुद्री तथा भूमिगत दोनों ही प्रकार के खानों का वर्णन मिलता है, जिनके लिए अलग अलग पदाधिकारी होते थे। समुद्री खानों के अधीक्षक का काम उनसे प्राप्त होने वाले हीरे, मोती, मूंगा, शंख, बहुमूल्य पत्थरों आदि के संग्रहण की देखभाल करना होता था। भूमिगत खानों के अधीक्षक नई खानों की खोज करके तथा पुराने खानों के रखरखाव की व्यवस्था करते थे। खानों में काम करने वाले श्रमिकों के पास वैज्ञानिक उपकरण होते थे। राज्य या तो सीधे खानों का प्रबंध करता था या उन्हें पट्टे पर देता था। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि राजा की अनुमति के बिना खान से निकाली धातुओं तथा उनसे तैयार होने वाले वस्तु को खरीदने तथा बेचने वाले दोनों पर 600 पर्ण अर्थदंड लगाया जाता था। विभिन्न शिल्पियों के अलग अलग अध्यक्ष होते थे। उद्योग धंधों की संस्थाओं को श्रेणी यानी गिल्ड्स कहा जाता था। जातक ग्रंथों में 18 प्रकार की श्रेणियों का उल्लेख हुआ है, जैसे काष्ठकारों की श्रेणी, लोहारों की श्रेणी, चर्मकारों की श्रेणी, चित्रकारों की श्रेणी आदि। श्रेणियों के अपने न्यायालय होते थे जो व्यापार व्यवसाय संबंधी झगड़ों का निपटारा किया करते थे। श्रेणी न्यायालय का प्रधान महाश्रेष्ठी कहा जाता था। राज्य की ओर से विविध प्रकार की वस्तुओं को बनाने के लिए औद्योगिक केंद्र भी स्थापित किए गए थे। शिल्पकारों की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था थी। शिल्पी के हाथ अथवा आंख को क्षति पहुंचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। जो उनका सामान चुराते थे उन्हें 100 पर्ण का जुर्माना देना होता था। शिल्पियों तथा कारीगरों को मजदूरी का कार्य के अनुसार तय की जाती थी।
अवकाश के दिनों में कार्य करने के लिए अतिरिक्त मजदूरी दी जाती थी। उत्पादित वस्तु की कठोरता से जांच की जाती थी। घटिया उत्पादन अथवा धोखाधड़ी के कार्य को कठोर दंड देने का विधान था। अर्थशास्त्र में कहा गया कि कर्मकार को काम करने पर ही मजदूरी दी जानी चाहिए। यदि कर्मकार आधा काम करता था तो उसे आधी मजदूरी ही देय होती थी। मौर्य युग तक आते आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था। सिक्के सोने, चांदी तथा तांबे के बने होते थे। स्वर्ण सिक्कों को निष्क तथा सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्कों को कांसार्पण या धरण कहा जाता था। तांबे के सिक्के माशक कहलाते थे। छोटे छोटे तांबे के सिक्के काकड़ी कहे जाते थे। ये सिक्के शासकों, सौदागरों एवं निगमों द्वारा प्रचलित किए जाते थे तथा इन पर स्वामित्व सूचक चिन्ह लगाए जाते थे। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश तथा बिहार से बड़ी संख्या में प्राप्त चांदी के आज सिक्कों में से अधिकतर मौर्यकाल के ही हैं। मौर्यकालीन सिक्के मुख्यतः चांदी और तांबे में ढाले गए हैं। प्रधान सिक्का पर्ण होता था, जिसे रूप्य रूप भी कहा गया है। अर्थशास्त्र में राजकीय टकसाल का भी उल्लेख मिलता है, जिसका अधीक्षक लक्षणाध्यक्ष होता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी रूपदर्शक कहा जाता था। मौर्य शासन का वित्तीय वर्ष आषाढ़ यानी जुलाई माह से प्रारंभ होता था। मौर्य काल में जनगणना के निमित्त एक स्थायी विभाग की स्थापना की गई थी। इसका उल्लेख मैगसनिस तथा कौटिल्य दोनों ने ही किया है। मैगसनिस के अनुसार तीसरी समिति नगर की जनगणना का कार्य करती थी। अर्थशास्त्र में से पता चलता है कि प्रत्येक ग्राम तथा नगर में चारों वर्णों की जनगणना ग्रामीण अधिकारियों तथा जनगणना विभाग द्वारा की जाती थी। मनुष्य के साथ साथ उनके व्यवसाय, चरित्र, आय व्यय आदि का भी पूरा ब्यौरा रखा जाता था। इससे राज्य को विभिन्न वर्गों के ऊपर कर निर्धारित करने में काफी बड़ी सहायता मिलती थी। मौर्य शासन में निर्धन व्यक्तियों को धनी व्यक्तियों तथा साहूकारों के शोषण से बचाने के निमित्त उनके द्वारा उधार दिए जाने वाले धन पर ब्याज की दर सुनिश्चित कर दी गई थी। इन नियमों को पालन न करने वालों को कठोर दंड दिए जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार ब्याज की यह दर 15% वार्षिक होती थी। जनता को अकाल, बाढ़, अग्नि जैसी देवी आपदाओं से बचाने के लिए भी राज्य की ओर से व्यापक प्रबंध किए गए थे। अकाल के समय राज्य की ओर से किसानों को बीज वितरित किए जाते थे तथा लोगों को अभावग्रस्त स्थानों से हटाकर संपन्न स्थानों में पहुंचाया जाता था। बाढ़ आने तथा आग लगने पर भी राज्य की ओर से राहत कार्य किए जाते थे। नागरिकों के स्वास्थ्य की ओर भी सरकार का विशेष ध्यान होता था। पूरे राज्य में अनेक चिकित्सालयों की स्थापना करवाई गई थी। अशोक के लेखों से पता चलता है कि उसने मनुष्यों की चिकित्सा के साथ ही साथ पशुओं की चिकित्सा का भी समुचित प्रबंध करवाया था तथा उनकी औषधियों को बाहर से मंगवाकर आरोपित करवाया था। नगरों में सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई थी। इन सब से स्पष्ट होता है कि मौर्य युग में कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की अवधारणा को चरितार्थ किया गया था।